हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथ ही जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम स्टार्ट हो रही है 7 अगस्त से, जो कि 7 सितंबर को समाप्त होने वाली है। टोटल 1 महीने तक ये पेपर आपकी चलने वाली है। इसमें साथ ही लगभग 63 लाख फॉर्म स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। तो इस बार कंपटीशन इसमें बहुत हाई होने वाली है। तो इसमें आपको क्या करना है कि सारे, यदि आपने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है तो आपको सिंपल एक ही चीज़ काम करना है कि इस टाइम आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चन देखना है। बस यही काम करना है, क्योंकि रेलवे साथी कभी नई सवाल आपको देगा नहीं, सारे आपके प्रीवियस का ही क्वेश्चन देगा। लगभग कम से कम साथी, जैसे कि हम बात करेंगे 3 सब्जेक्ट पढ़ना रहता है। पहला सब्जेक्ट साथी आपका रीजनिंग का रहता है, जो कि 30 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं और 40 क्वेश्चन साथी जीके का आता है। टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर आपका होता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, इसमें से यदि साथी आप सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हल कर लेते हैं तो लगभग आप 80 से 90% जो है ना, वो प्रीवियस ईयर के सवाल आपको मिल जाएगा। आप आराम से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तो आपके पास जो अभी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम समाप्त हुआ है 23 तारीख को, यदि उनके सारे शिफ्ट को कर लेते हैं तो लगभग आपको कम से कम भाई 50 से 60% वहाँ से भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो इसको भी हम कवर करेंगे। और जो आपका लगभग 2 से 3 साल पहले एग्जाम हुआ था, उनके भी सारे सवाल को देखना है, क्योंकि रेलवे कभी नए सवाल आपको देगा ही नहीं भाई, ये तो कन्फर्म है। तो आज से साथ ही हम लोग एक नई क्लास की शुरुआत करें, जो कि बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हम लोग बिल्कुल हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, तो बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करेंगे, आपका अंत तक जाएंगे। ओके, तो इसमें हम लोग दमदार प्रश्न को डिस्कस करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे, और आप सभी का सही करने का टारगेट 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं। लक्ष्य हम लोग का एक ही भाई, 7 अगस्त। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप सभी कितना स्कोर रहा जरूर बताएंगे। डेली क्लास आपको 11 AM पे मिलेगी। ओके, तो चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। तो देखेंगे, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो आप जानते हैं साथी, विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में अंग्रेजी द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? भारत में अंग्रेजी द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज किला था। डी ऑप्शन क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, नर्तकी कांस्य प्रतिमा कहाँ से पाई गई है? बताएंगे किस जगह से नर्तकी कांस्य प्रतिमा पाई गई हैं? तो ये साथी मोहनजोदड़ो से पाई गई हैं। डी ऑप्शन क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति किस में लिखा गया था? बताइए, यानी किस भाषा में लिखा गया था जो मनुस्मृति था? तो ये मनुस्मृति संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन सी क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है, जो कि साथी कितने मंडलों में विभाजित है? तो आप जानते हैं साथी, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। इसका एक संग्रह है, जो कि टोटल इसमें 10 मंडलों में विभाजित है। डी ऑप्शन क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद के पुरंदर कहा गया है? बताएंगे आप लोग, किस भगवान को ऋग्वेद के पुरंदर कहा गया है? तो भाई याद रखिएगा, इंद्र भगवान को। ऑप्शन सी क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित, यानी किस धर्म से संबंधित है त्रिरत्न की अवधारणा? तो एक तो साथी आपका जैन धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी बी और सी हो जाएगा दोनों। डी ऑप्शन इस वाला क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो भाई वसति कहा जाता है। डी ऑप्शन क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, पहली जैन परिषद कहाँ पर आयोजित की गई थी? बताइए साथी,
पहली जैन परिषद कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो मेरे दोस्त ये आपका पाटलिपुत्र में की गई थी। बी ऑप्शन क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है? जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो आपसे सवाल पूछता और पूछेगा भाई, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे, उनमें से पहला तीर्थंकर कौन थे, उनका नाम क्या है? तो ऋषभनाथ जी थे भाई। ऑप्शन भी क्या बनेगा आप सभी का? राइट आंसर हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन का आपको अच्छे से तैयार करना है साथी, रिक्वेस्ट है भाई आप सभी से। ओके, यदि आप भी एग्जाम देने जा रहे हैं अगले महीना 7 अगस्त से, तो जरूर साथी सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है? हिंदू धर्म अद्वैत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? बताइए साथी, हिंदू धर्म अद्वैत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो आदि शंकराचार्य ने। ऑप्शन है यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? बताइएगा, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? तो भाई याद रखिएगा राजगृह थी भाई। ऑप्शन सी क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने शहर पाटलिपुत्र स्थापित किया था? बताइएगा, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था? तो काफ़ी जी सवाल आपके लिए उदयन ने किया था। बी ऑप्शन क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है? झेलम का युद्ध किसने जीता था? झेलम का युद्ध किसने जीता था? तो सिकंदर ने जीता था। ऑप्शन सी क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध इनमें से किस नदी किनारे लड़ा गया था? बताइए सदी, अभी हमने आपको बताया भाई, बता सकते हैं। तो सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध जो हुआ था किस नदी किनारे लड़ा गया था? तो झेलम के। ऑप्शन है क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए गुरु नेक्स्ट नंबर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? जो सम्राट अशोक थे वो किसके उत्तराधिकारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे, बिंदुसार के, सुसीम के या दशरथ के? तो बिंदुसार के थे। बी ऑप्शन क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहद थे भाई। ऑप्शन सी क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक किस वंश से संबंधित हैं? बताइए साथी, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक किस शासक वंश से ये संबंधित है? तो ये भाई चालुक्य वंश से संबंधित है। डी ऑप्शन क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया? तो किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तो ये साथी कनिष्क ने किया था। ऑप्शन सी क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो खजुराहो में पाया गया है प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये चंदेलों द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन है क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? बताइए साथी, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो अमर्त्य सेन ने निभाई थी। डी ऑप्शन क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियों को प्रशस्ति के रूप में लिखा? तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से याद हो होंगे। तो साथी आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए, जब भी क्लास आएगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। ओके, तो किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियों को प्रशस्ति के रूप में लिखा था? तो गुप्त वंश की। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? बताइएगा साथी, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? अच्छा सवाल है एग्जाम के लिए। तो गुप्त काल को।
ऑप्शन ही क्या बनेगा मेरे दोस्त, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 24। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? बताइए साथी, जो बाणभट्ट थे वो किस राजा के दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के थे भाई। ऑप्शन बी क्या बनेगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 25। आप देखते रहिए साथी, ये सारे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में आए हुए हैं। सिंगल क्वेश्चन जो है ना कि भाई ग्रुप डी या आरपीएफ या टेक्नीशियन के पेपर में सवाल हैं या एलपी में, नहीं भाई, ये आपके आरआरबी एनटीपीसी के ही सवाल हम करा रहे हैं। रानी पद्मावत का संबंध किस शहर से है? तो ये चित्तौड़गढ़ से संबंधी थी रानी पद्मावत। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 26। कौन से चोल राजा यानी चोल किंग ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो चोल किंग थे इन्होंने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी, उनका नाम क्या था? तो राजा राज था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्त, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था। बी ऑप्शन क्या बनेगा आप सभी का, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 28। सातवाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है? बताएंगे साथी, सातवाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है? तो भाई पोटीन कहलाता है। ऑप्शन सी पोटीन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 29। काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? बताएंगे काकतीय राजवंश का अंत किसके द्वारा किया गया? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, ये किया गया था दिल्ली सल्तनत के द्वारा। डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 30। कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? कर्नाटक का मैसूर पैलेस किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? तो ये वाडियार लोगों का था। ऑप्शन बी वाडियार बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 31। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? बताइए साथी, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? तो ये चालुक्य का था भाई। ऑप्शन क्या बनेगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 32 क्या दे रखा है? डैश होयसल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? बताइए बताइए साथी, होयसल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मेरे दोस्त याद रखिए द्वार समुद्र। द्वार समुद्र ये होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 33। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अच्छा सवाल है। कोणार्क मंदिर का निर्माण तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। बी ऑप्शन क्या बनेगा आप सभी का, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? बताइए साथी, कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है भाई। चार मीनार ये किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 35। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्त ये आपका तेलंगाना में स्थित है। बी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? बताइए साथी, कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? तो भाई याद रखिए खंडगिरी गुफाएं। ऑप्शन डी क्या बनेगा आप सभी का, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 37। ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? बताइए साथी, ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? तो ये वेटिकन सिटी में। ऑप्शन डी क्या बनेगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 38। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई? ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई?
तो भाई देखिए विश्व भारती, यही पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन है आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 39। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई है? बताएंगे। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई है? तो एलोरा की गुफाओं में। ऑप्शन भी क्या बनेगा साथी आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 40। अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? बताएंगे दोस्त, अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। डी ऑप्शन क्या बनेगा आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राजा राज चोल द्वारा कराया गया था? बताएंगे दोस्त, किस मंदिर का निर्माण राजा राज चोल द्वारा कराया गया था? तो भाई याद रखिएगा बृहदेश्वर मंदिर का। ऑप्शन भी क्या बनेगा आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 42। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? बताएंगे कि भारत में पाषाणकालीन शिला जो है चित्रकारी ये कहाँ पाई जाती है? तो ये भीम बेटका में पाई जाती है। बी ऑप्शन क्या बनेगा आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 43। स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो मेरे दोस्त हर्मिका कहते हैं। बी ऑप्शन क्या बनेगा आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 44। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? बताइए साथी, बहुत जबरदस्त सवाल है। पंच सिद्धांतिका, एक बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? बता सकते हैं बिल्कुल, तो वराह मिहिर है। डी ऑप्शन क्या बनेगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 45। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम किसकी कृति थी? प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम किसकी कृति थी? ये कालिदास की, सत्यनारायण की, या तिरुवल्लुवर की, या इलांगो अदिगल की? किसकी थी भाई? तो इलांगो अदिगल की। ऑप्शन डी इलांगो अदिगल बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। डी ऑप्शन। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 46। भारत में मध्यकाल किस शताब्दी से शुरू होता है और किस शताब्दी में समाप्त होता है? बताएंगे आप सभी साथी, क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर? तो भारत में मध्यकाल जो स्टार्ट होता है 8वीं शताब्दी से शुरू होता है और 18वीं शताब्दी में समाप्त होता है, यानी डी ऑप्शन इस सवाल क्या बनेगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 47। इब्न बतूता एक अरब यात्री और साहसी व्यक्ति था, वह कहाँ का रहने वाला था? भाई इब्न बतूता एक अरब यात्री और साहसी व्यक्ति था, वह कहाँ का रहने वाला था? तो हम जानते साथी इब्न बतूता यानी मोरक्को यात्री इब्न बतूता, इसके नाम से आप जानते होंगे। तो इब्न बतूता कहाँ का अरब यात्री था? तो मोरक्को का था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 48। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए दोस्त, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन है क्या बनेगा आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 49। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? ये काफ़ी जी सॉल्व हो गया भाई। तो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान की पिताजी का नाम क्या था बता सकते आप लोग? जो रजिया सुल्तान थी वो किसकी बेटी थी? कमेंट करके बताइए साथी, रजिया सुल्तान के पिताजी का नाम क्या था? बताइए साथी, पिताजी का आपको नाम बताना है, कमेंट करके बताइए भाई कि रजिया सुल्तान की जो पिताजी थे उनका नाम क्या था। चलिए अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 50। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? बताइएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? तो भाई दौलताबाद में। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए कि आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में कितना स्कोर है, आपको कितना प्रश्न आ रहे थे आरआरबी एनटीपीसी के ओरिजिनल क्वेश्चन के? बताइए सभी दोस्त, क्या आप सभी का स्कोर बना भाई? तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो अपनी तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट किए होंगे। आज से आपके पास केवल 28 दिन बाकी हैं। ओके मेरे दोस्त, तो अपनी तैयारी ज़बरदस्त रखिए।
मैथ, रीजनिंग, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते रहिए और हम आपको जीके पूरा प्रीवियस ईयर का तो करा ही देंगे। ओके, तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं शाम में 6:30 बजे और एक नए क्लास के साथ। शाम में 6:30 बजे को और नई क्लास आएगी। ओके, तो सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।